एक ज़मीन बगैर लोगों के, उन लोगों के लिए जिनके पास कोई ज़मीन नहीं। ये एक बहुत जाना माना नारा था ज़ायनिस्ट्स का। और ज़ायनिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत मशक्क़त करके स्टेट ऑफ इज़राइल का तख्लीक किया। ज़ायनिस्ट को ऐसा क्यों लगता था कि फ़लस्तीन के ख़ित्ते में कोई लोग नहीं? शायद क्योंकि तारीख़ से उनको कम्प्लीटली मिटा दिया गया था। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा एंड वेलकम टू तारीखी टेल्स। फ़लस्तीन उन मुल्कों में आता है जिसके ऊपर बेतहाशा तारीखी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन ये सब तारीखी किताबें जो हैं इनमें एक कमी है। ये जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ये उनके बारे में वो किस तरह डेवलप हुए, उनकी क्या हिस्ट्री थी, उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती हैं। और इसी तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये एक आइडिया डाल दिया कि भाई फ़लस्तीन में तो ना कोई लोग हैं, तो वहाँ जगह है। आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह इन्होंने हिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए ये सारे के सारे गैप्स बनाए। हमेशा की तरह मेरी सारी बातें हिस्टोरियंस की एक्चुअल रिसर्च के ऊपर बेस्ड हैं और मैं अपने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अब हिस्ट्री में ये सारे गैप्स समझने के लिए हमें तारीख दानों को और तारीखी किताबों को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। और ये एनालिसिस थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं तारीखी किताबों को कुछ हिस्सों में बांटूंगी अकॉर्डिंग टू टॉपिक। ठीक है, पहली कैटेगरी है एक रिवायती वर्सेस एक मॉडर्न अंदाज़ बयान। आजकल के फ़लस्तीनी तारीख दानों के हिसाब से पहले की लिखी हुई किताबों में, जो कि बहुत सारे अरब, इजरायली और मशरक़ी तारीख दानों ने लिखी, उन किताबों में उन्होंने एक बहुत ही सफ़ेद और काली पिक्चर पेंट कर दी। मतलब या वो चीज़ काली है या सफ़ेद, कोई कलर ऑफ ग्रे नहीं है बीच में। और ये उन्होंने पेंट इस तरह की कि एक तरफ वो बहुत ही रिवायती तारीख बताते थे जिसके अंदर कोई तरक्की, कोई कामयाबियाँ कुछ नहीं थी, और उसके बाद एकदम एक मॉडर्नाइजेशन आती है और उसमें आके तरक्कियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब ये जो रिवायती तारीख थी, इसको अमूमन तारीखदान स्टार्ट करते थे ऑटोमन एम्पायर से, सल्तनत उस्मानिया से। और फ़लस्तीन की कहानी में ऑटोमन एम्पायर की कहानी आती थी 17th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक। और अमूमन तारीखदान इस हिस्से में ये बताते थे कि इस अजीम बादशाहत का ज़वाल आया और ज़वाल आने की क्या वजूहात थी, और क्योंकि ज़वाल आ रहा था तो इस वक्त वहाँ ना कोई तरक्की हो रही थी, ना कोई नए आइडियाज़ आ रहे थे, और ना ही वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनमें किसी किस्म की डेवलपमेंट या चेंज आ रही थी। अब इस आइडिया को उन्होंने इस हद तक पक्का कर लिया है कि क्योंकि उस वक़्त ज़वाल चल रहा है और उस वक़्त के हालात इतने बुरे हैं कि उनके लिखने के अंदाज़ से ये लगता है कि जैसे 17वीं सदी से पीछे देखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तब भी यही सब चल रहा था। एक रवायती तरीका था ज़िंदगी का और उसमें क्या ही होगा, यही सब कुछ था। और इसी में करके वो बात ख़त्म कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। और किस हद तक इस चीज़ को माना जाता था, तारीखदानों ने किस हद तक इस चीज़ को पक्का कर दिया था कि भाई इससे पीछे कुछ नहीं था, आपको पता चलता है। फ़लस्तीनियों की तारीख अगर 17वीं सदी से पीछे देखने की कोशिश भी करते तो हम ना देख पाते, क्योंकि 1992 तक ज़ीरो डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं जिनके अंदर फ़लस्तीन की तारीख एक्चुअली उससे पीछे पढ़ी गई हो या कोशिश भी की गई उस पर कुछ लिखने की। और जो 18वीं सदी है उसके बारे में सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हमें इंग्लिश ज़ुबान में। इससे हमें पता चलता है कि तारीखदान जो आज कह रहे हैं कि भाई उन्होंने मिटा दी वो सारी तारीख, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ मिलता ही नहीं है आपको। बहुत रिसेंटली उसके बारे में लिखा जाना शुरू हुआ है। तारीखदानों की लिखाई में जो एक ट्रेंड नज़र आता है वो ये है कि जी मॉडर्न टाइम्स स्टार्ट होते हैं जब कोई बैरूनी ताकत आती है और वो अपने साथ इनोवेशन और डिफरेंट आइडियाज़ लेके आती है, और उसके बाद एक मॉडर्न फ़लस्तीन बन जाता है। और अक्सर किताबों में ये बैरूनी ताकत या तो नेपोलियन पाया जाता है जो कि 1798 में आया था, या मोहम्मद अली का मॉडर्नाइज्ड इजिप्ट जिसने इस खित्ते पे हमला किया था 1831 में, या वो यूरोपियन जूस जो कि 1882 में पहली दफ़ा फ़लस्तीन आए थे। इन कुछ मार्कर्स को लेके तारीखदान आगे बताते हैं कि जी इसके बाद से अब एकदम फ़लस्तीन मॉडर्न हो गया और आए अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था। चलें, ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी ऑफ किताबें। अब हम आते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी पे, और ये कैटेगरी बेस्ड है एक आइडिया जो कि बहुत नया है, हमें लगता नहीं है ये नया है लेकिन ये है, और ये आइडिया है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म बेसिकली एक चीज़ है जिसके अंदर लोगों के अंदर जज्बात पैदा किए जाते हैं अपनी स्टेट के लिए, जिस तरह पाकिस्तान और अमूमन लोगों के दिल में उसके लिए जज्बात पैदा होते हैं कि जी ये हमारी है और हमें इसका कुछ करना है। इसी तरह जब ये स्टेट्स बनी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद,
फ़लस्तीन और इज़राइल, तो ये सेम चीज़ वहाँ भी की गई। उनके दिलों में ये बात डाली गई कि अब आपकी एक स्टेट है एंड आपको इसके बारे में एक जज्बे के साथ सोचने की ज़रूरत है। जस्ट टू बी क्लियर, जब फ़लस्तीन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था तो ये कोई अलग खित्ता नहीं था, बल्कि ये कोई अलग प्रोविंस भी नहीं थी। ये पाई जाती थी जो शाम की डिस्ट्रिक्ट थी, सीरिया जिसको आजकल कहते हैं, उसी का हिस्सा था ये सब। अब जब से ये पिछली सदी शुरू हुई तो जो ज़ायनिस्ट हैं, जिनका मैंने इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, और फ़लस्तीनी लोग बेसिकली एक रेस में लग गए जिसके अंदर ये अपनी ही हिस्ट्री को रीडिस्कवर कर रहे हैं, फिर से ढूंढ रहे हैं और उसको इस तरीके से लिख रहे हैं कि वो अपनी आजकल की जो मॉडर्न स्टेट्स हैं फ़लस्तीन और इज़राइल की, वो उनके हिसाब से लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये नज़रिया 2-3 वजूहात की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही 2 जगह ऐसे कर रही हैं, हर न्यू स्टेट ने ये किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये स्टेट बनने से कुछ अर्सा पहले से लेके स्टार्ट होती हैं ये हिस्ट्रीज़, और वो जो सारी हिस्ट्री हैं, जैसे हमने बात की कि वो एक बाहर के जो यूरोपियन लोग आए थे उस खित्ते में, उनके नज़रिए से लिखी गई तारीख है। और यूरोपियंस का एक बहुत टिपिकल ट्रेंड है बाकी हिस्टोरियंस के हिसाब से कि उनकी हिस्ट्री इस तरह लिखी जाती है कि जी हम आए, हम अपने साथ अपना मज़हब, अपना कल्चर लेके आए और हमने इन लोगों को सही रास्ता और डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया। हमारे जाने से पहले ये कुछ भी नहीं थे। और क्योंकि वो जो दूसरी सोसाइटी है जहाँ भी वो जाते हैं, अब आप इसके अंदर इंडिया का केस ले लें, आप इसके अंदर ये फ़लस्तीन का केस ले लें, वो सोसाइटी को वो अपने ही राइटिंग्स में ऐसे बताते हैं कि भाई इनके पास ना कुछ था, ना इन्हें कुछ पता था, तो वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और उनके बारे में और उनके कल्चर के बारे में जानने की, वो कौन लोग थे उसके बारे में जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। और साथ ही साथ ये एक और चीज़ भी करते हैं कि जो लोकल मोड्स होते हैं, एक होता है ना तरीका कि आपके खित्ते के अंदर तारीख़ को किस तरह महफूज किया जाता है। अब जिस तरह बरे सग़ीर का एक तरीका था जहाँ पे हम कहानियों के ज़रिए और नगमों के ज़रिए और एक ज़ुबानी हम हिस्ट्री को और तारीख़ को महफूज रखते थे। सेम तरीका पाया जाता था कुछ अरसे में ऑटोमन एम्पायर का भी, जबकि उनके डॉक्यूमेंट्स भी थे, और फ़लस्तीन के जो लोकल लोग थे उनमें भी ये सेम तरीका पाया जाता था। लेकिन ये जो यूरोपियंस थे, इनको लगता था कि ये कोई तरीका नहीं और ये जो है ये सारा गलत है, और इसलिए उस किस्म की हर हिस्ट्री, हर कल्चरल चीज़ को वो आराम से साइड पे रख देते थे और अपना ही नज़रिया पेश करते थे। तो अमूमन इन नेशनलिस्टिक राइटिंग्स के अंदर भी आपको एक यूरोपियन नज़रिया नज़र आता है जो कि काफ़ी देर से अब चल रहा है। अब इवन तो यूरोपियन हिस्ट्री थोड़ा सा अपने कलोनियलिज्म के अराउंड ही घूमती रहती है, फ़लस्तीन के केस में एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे एक और बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में बेतहाशा किताबें लिखी गई हैं यूरोपियन हिस्ट्री में, और वो है रिलीजन। एंड ये है हमारी तीसरी कैटेगरी। अब सिर्फ इसी एक टॉपिक के ऊपर अगर हम देखें तो एक बहुत ज़्यादा तादाद में आपको किताबें मिलेंगी फ़लस्तीन के ऊपर, लेकिन ये सब भी सर्टन टॉपिक्स और सर्टन ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं। एक फ़लस्तीनी हिस्टोरियन है रुमानी, जो कि कहता है कि अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं 19th सेंचुरी में लिखी जाने वाली सारी किताबों के ऊपर जो कि फ़लस्तीन के बारे में लिखी गई थी, और आप वो ग्राफ बनाते ऐसे हैं कि वो दिखाएं कि टॉपिक्स ये किन टॉपिक्स पे लिखी गई थी, तो आपको 2 बड़े स्पाइक्स नज़र आएंगे। एक उनके बिब्लिकल एरा के ऊपर, मतलब जो कि उनकी जो दीनी किताबें हैं और उनसे रिलेटेड, और दूसरा सलीबी जंगों से रिलेटेड, क्योंकि उसके अंदर ही वो बार बार जेरूसलम लेने और उसी जंग में लगे रहते थे। और वो यूरोपियंस इसी बारे में लिखते हैं क्योंकि यही 2 चीज़ें उनकी हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा रिलेटेड हैं। अब इतने हज़ारों सालों में जो 1300 साल के करीब जो मुसलमानों की और अरबों की हुकूमत रही है इन सारे मिडिल ईस्ट वाले खित्ते के ऊपर, पूरे 1300 साल नहीं रही हर खित्ते पे, इट वेरीज, बट जनरली वो सारा टाइम जो है उसको बहुत हद तक इग्नोर किया जाता है इस हिसाब से कि इसमें तो एक रिवायती सोच चल रही थी, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये रिवायती सोच का एक लेबल लगा के वो उस हिस्ट्री को कम्प्लीटली साइड पर रख दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये गैप्स बनना नज़र आते हैं जहाँ पे फ़लस्तीनी लोगों को तारीख से कम्प्लीटली मिटाना शुरू कर दिया जाता है। मजहबी टॉपिक के अंदर ही एक और टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा किताबें पाई जाती हैं, वो है जेरूसलम। और क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जो कि यूरोपियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो हमें नज़र आता है कि काफ़ी किताबों का मरकज़ी जो नुक्ता है वो है ही जेरूसलम। और अमूमन किताबें जेरूसलम के ऊपर जो पाई जाती हैं वो हैं या तो ट्रैवल गाइड्स के जी आप यहाँ आएँ तो क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, या आपको नज़र आती हैं फ़लस्तीन और जेरूसलम की जियोग्राफ़ी के बारे में किताबें जो कि
कंपैरिजन्स करती हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो वाक़यात और किस्से हुए हैं उनसे मिलाती हैं कि हाँ जी इस जगह पे शायद ये हुआ था, तब ऐसे हुआ था, उस तरह की किताबें। अब हाँ, आप कह सकते हैं कि जेरूसलम भी तो फ़लस्तीन का हिस्सा है और उसके ऊपर इतना लिखा गया और वहाँ के लोगों के बारे में भी लिखा गया है। लेकिन बात यह है कि जेरूसलम पूरा फ़लस्तीन नहीं है। जेरूसलम एक शहर है फ़लस्तीन के अंदर, और मेजॉरिटी हिस्ट्री के अंदर 80% लोग फ़लस्तीन के जेरूसलम से बाहर रहते थे, और उनकी जो ज़िंदगी थी वो एक देहातों वाली ज़िंदगी थी, उनकी ज़िंदगी शहरी ज़िंदगी नहीं थी। तो अगर आप जेरूसलम के बारे में लिख भी रहे हैं, आप फिर से वो जो 80% लोग हैं जिनका एक अलग कल्चर, एक अलग सोसाइटी बनी है इन सेंचुरीज़ के ऊपर, आपने उनको फिर से तारीख से निकाल दिया। अब हमें समझ आती है कि किस तरह जो ज़ायनिस्ट थे वो इस तरह का स्लोगन बना पाए कि एक लैंड, जो कि इंग्लिश में बेसिकली कहते थे अ लैंड विद नो पीपल फॉर अ पीपल विद नो लैंड, क्योंकि उनके दिमाग में वाकई फ़लस्तीन में शायद लोग ही नहीं थे। अब जाके 1950s में जाके एक्चुअल ओरिजिनल रिसर्च शुरू हुई है फ़लस्तीनी लोगों के ऊपर, और इस रिसर्च के लिए अब वो फाइनली इस्तेमाल कर रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑटोमन एम्पायर की आर्काइव से निकले हैं और लोकल हिस्ट्रीज और लोकल सोर्सेज, और अब आके फाइनली फ़लस्तीनी हिस्टोरियंस भी अपनी हिस्ट्री खुद बताना शुरू हुए हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं कि इस गैप को किस तरह ब्रिज किया जा रहा है, तो let me know in the comments below, and thank you for watching. Make sure to subscribe, like and share.